9 दिसंबर 2024 की तारीख थी। समय था सुबह के 6 बजे। बैंगलोर पुलिस को सूचना मिलती है कि मंजूनाथ लेआउट क्षेत्र में एक व्यक्ति की लाश एक फ्लैट में फंदे पर लटकी हुई पाई गई है। अब जैसे ये सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस की पूरी टीम उस फ्लैट पर पहुंच जाती है जहां से ये सूचना आई थी। पुलिस फ्लैट पर पहुंचती है तो पता लगता है कि जो फ्लैट है वो अंदर से बंद है। तो पुलिस अब कोई चारा देखती है कि अब है नहीं, बिना दरवाजे को तोड़े अंदर दाखिल नहीं हुआ जा सकता है, तो पुलिस उस दरवाजे को तोड़ करके अंदर दाखिल होती है। तो जैसे ही पुलिस उस कमरे में दाखिल होती है, सामने एक बोर्ड लटका हुआ पाया जाता है और उस बोर्ड पर लिखा होता है न्याय अभी बाकी है। पुलिस को ये कुछ अटपटा लगता है कि न्याय अभी बाकी है, इसका मतलब क्या है। फिर पुलिस और थोड़ी सी तफ्तीश करती है तो जो व्यक्ति की लाश उस कमरे में लटकी हुई थी उसके टी शर्ट पर भी यही चीज़ लिखा हुआ था, न्याय अभी बाकी है। तो पुलिस काफ़ी हैरान परेशान होती है और उन चीज़ों को जानने की कोशिश करती है कि आखिर मरने वाला व्यक्ति किस वजह से, किस कारण से आत्महत्या किया है, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से लॉक था तो ये निश्चित था कि आत्महत्या हो सकता है। तो पुलिस उस कमरे की छानबीन करती है। छानबीन के दौरान पुलिस को उस कमरे से 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट कहें या जो उस व्यक्ति पर बीती है वो आप बीती उस पन्नों में उसने बताने की, समेटने की कोशिश की है। एक 24 पन्ने का नोट मिलता है। उसके साथ ही साथ और भी कुछ खंगाला जाता है तो पता लगता है कि ये व्यक्ति 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो मरने से पहले बनाया है, जिसमें अपनी पूरी जो भी घटनाएं घटी है, जिस वजह से इसने आत्महत्या की है, उन चीज़ों को लेकर के विस्तार से बताया है। और ये सब सारी चीज़ें देखते ही देखते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैरने लग जाती हैं। हर किसी के मोबाइल फ़ोन में, चाहे वो देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति हो, सभी के पास ये वीडियो पहुंचने लग जाती है। सभी इस वीडियो को देख करके हैरान परेशान हो जाते हैं। जो मरने वाला व्यक्ति होता है वो मरने से पहले कुछ ऐसी बातें कहता है जिसे सुन करके हर कोई हैरान था। मरने से पहले मरने वाला व्यक्ति कहता है कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जो रुपए कमा रहा हूँ उन रुपयों का उपयोग मेरे खिलाफ ही मेरी पत्नी मुझे फंसाने के लिए साजिश कर रही है। मैं ऐसा अभागा व्यक्ति हूँ कि जो रुपए मैं कमाता हूँ वो रुपए मुझे ही खा रहे हैं, वो रुपए मुझे ही फंसा रहे हैं, मुझे और मेरे पूरे परिवार को परेशान कर चुके हैं और मैं इन सब चीज़ों से परेशान हो चुका हूँ। इसमें मेरे साथ मेरे पूरे परिवार वाले परेशान हैं और ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। ये एक चक्र है जो चलते रहेगा और इस चक्र को तोड़ने का बस एक ही उपाय है कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, मैं आत्महत्या कर लूँ। इस वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये उस पूरे वीडियो का एक सार था और जिसमें ये बताया गया था कि न्याय अभी बाकी है, मतलब मुझे न्याय नहीं मिला है। अब ये वीडियो जैसे ही पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर तमाम न्यूज़ चैनल पर अगर आप एक्टिव होंगे तो आपको भी पता लगा होगा और आप भी कहीं ना कहीं ये जानने की, समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे कि आखिर मरने वाला व्यक्ति कौन था, किस दबाव में उसने आत्महत्या की है। इससे बहुत सारे सवाल हैं जो हर किसी के मन में चल रहे हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस पूरी सच्ची घटना के बारे में। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की ये जो पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है बेंगलोर के, दरअसल अभी हाल फिलहाल में ही बेंगलोर में रहता था अतुल सुभाष मोदी, जिनका अगर पुश्तैनी बात करेंगे तो बिहार के समस्तीपुर ज़िले से वो बिलोंग करते हैं। बिहार के समस्तीपुर ज़िले से निकल कर के बेंगलोर में एक प्राइवेट कंपनी में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर थे, एजीएम के पद पर तैनात थे, जिनकी जो सैलरी होती है लगभग सालाना बात करेंगे तो 48-49 हज़ार रुपये सालाना थी। अब आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति इतनी अच्छी खासी आमदनी और इतना अच्छे पद पर नौकरी कर रहा है तो वो कोई बेवकूफ़ व्यक्ति नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो
भारत के सिस्टम से, न्याय प्रणाली से, पारिवारिक कलह से ज़रूर हार चुका है, तभी इस कदम को उठाया है। आपको ये पूरी चीज़ें इस घटना को, इस कहानी के माध्यम से आपको पता लगेगी। तो जो कहानी अतुल सुभाष मोदी ने बताया है, वो कहानी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दरअसल अतुल कहता है कि ये जो पूरी घटना होती है, इसकी शुरुआत होती है उसकी शादी से लेकर के, उसकी शादी को लेकर के। दरअसल होता ये है कि अतुल जो था, एक मैट्रिमोनियल साइट होती है जिस पे नए जोड़े अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जिसमें एक पार्टनर खोजते हैं। तो अतुल भी अपनी वहाँ पर प्रोफाइल बनवाता है। बनाने के बाद सामने एक उसकी प्रोफाइल से मैच करती हुई एक लड़की होती है, उस लड़की का प्रोफाइल अतुल से मैच कर जाता है, और वो लड़की कोई और नहीं, निकिता सिंघानिया होती है। निकिता सिंघानिया जो कि बाद में चल करके उसकी पत्नी भी बनती है। तो जब दोनों की प्रोफाइल मैच करती है, नंबर आदान प्रदान हो जाता है, दोनों में चैटिंग चालू हो जाती है, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आने लगता है, और धीरे धीरे प्यार दोनों के बीच में बढ़ने लग जाता है। प्यार बढ़ता रहता है। इसी बीच दोनों के परिवार वालों को इन चीज़ों की जानकारी हो जाती है कि अतुल और निकिता एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। तो दोनों के परिवार वाले रजामंद थे, लेकिन शादी को लेकर कभी बातचीत उतनी ज़्यादा आगे बढ़ी नहीं थी। इसी बीच निकिता का जो पिता होते हैं, उनकी तबीयत खराब रहती थी, लगभग काफ़ी समय पहले से उनकी तबीयत खराब रहती थी। तो अब निकिता के परिवार से थोड़ा सा दबाव दिया जाता है शादी के लिए, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि जब तक पिताजी जिंदा है तब तक शादी हो जाए तो अच्छी बात है। तो निकिता के घर वाले अतुल के घर वालों से कहते हैं और दोनों परिवार राजी हो जाते हैं, और राजी होते हैं। तो जो शादी की डेट होती है वो 26 अप्रैल 2019 को फाइनल होती है, और जो शादी होती है बनारस के हिंदुस्तान इंटरनेशनल होटल में पूरे शानो शौकत के साथ, तमाम खर्च होते हैं, उसमें शादी संपन्न होती है। समय याद रखिएगा, 2019 में शादी होती है। अब शादी होने के बाद जो अतुल होता है, वो अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया को, जो कि अब उसकी अतुल की वाइफ बन चुकी थी, उसे लेकर के अपने जो घर होता है बिहार समस्तीपुर, वहाँ चले जाता है। तो वहाँ जाता है तो बहुत ज़्यादा दिन निकिता वहाँ रहती नहीं है, मात्र 2 दिन वहाँ पर ठहराव होता है। उसके बाद अतुल जो होता है वो निकिता को लेकर के बेंगलोर चले जाता है। बेंगलोर जाता है, कुछ दिन रहने के बाद वहाँ वो दोनों घूमने का प्लान बनाते हैं। घूमने का प्लान डिसाइड होता है मॉरिशस जाने का। तो अतुल जो था वो निकिता को लेकर के मॉरिशस चले जाता है घूमने। तो अतुल जो था वो निकिता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं एक्टिव रहता था कि हाँ, निकिता एक पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की है जो मेरा बहुत सपोर्ट करती है और बहुत सभ्य है, ये सब सारी चीज़ें। लेकिन जब वो मॉरिशस ले करके जाता है तो कुछ ऐसी हरकतें निकिता की होती हैं जो उसको सोचने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को नेगलेक्ट करता है। जैसे निकिता का किसी चीज़ों को लेकर के ढिलमुल रवैया, मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब अजीब ही हरकतें थी, लेकिन फिर भी अतुल इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करता और फिर वो दोनों मॉरिशस से घूम करके वापस बेंगलोर चले जाते हैं। बेंगलोर जाते हैं तो अतुल को लगता है कि निकिता भी पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की है, क्यों ना थोड़ी सी इसकी तैयारी करवाई जाए, तो हो सकता है कि इसे भी किसी अच्छी कंपनी में नौकरी वगैरह मिल जाएगी। तो वो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा एक्टिव भी था अतुल। निकिता तैयारी वगैरह भी करती है और होता भी ठीक वैसा ही है। निकिता को एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाती है। जॉब लगती है। अब अतुल जो था वो खुद की भी जॉब देखता था और साथ में निकिता को भी उसकी जो कंपनी होती है वहाँ छोड़ने जाता था। तो इस बीच में लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी वो बाइक से तय करता था। निकिता को छोड़ना, फिर अपने ऑफिस जाना, फिर पिकअप करना, इन सब चीज़ों को लेकर के वो मेहनत करता था। अब इन चीज़ों को लेकर के सारी चीज़ें चल रही थी। इसी बीच जो निकिता होती है, निकिता के पिता जो होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है 17 अगस्त 2019 को। अब आप समय पकड़िए, 26 अप्रैल 2019 को अप्रैल में शादी होती है और अगस्त में निकिता के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, जैसा कि डॉक्टर भी पहले बता चुके थे। अब
इन सब चीज़ों को लेकर के जो अतुल के घर वाले थे निकिता के घर भी जाते हैं। भाई कितना भी है तो आप समधी वगैरह की मृत्यु हुई है तो उसके अतुल के पिताजी वगैरह भी गए रहते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर लाइफ अपनी चलने लगती है। इसी बीच निकिता जो थी शादी के 1 साल के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है। शादी के 1 साल बाद प्रेग्नेंट होती है। अब जो निकिता के घर वाले थे, मतलब उसकी सास और जो भी परिवार के 1-2 लोग थे, वो बेंगलोर जाते हैं निकिता के पास में रहने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि जो भी बाहर वगैरह रह करके काम वगैरह करते हैं तो जो फ्लैट होता है काफ़ी छोटा होता है, मतलब 1-2 लोग अगर मेहमान बढ़ जाएं तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसी तरीके से अब निकिता के घर वाले कुछ लोग जाते हैं, तो जिनमें 1-2 लोग तो निकिता के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ और लोग ज़्यादा होने की वजह से उनको होटल में रुकवाया जाता है। अब यहीं से थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है। होटल में रुकते हैं तो उन लोगों के अंदर में ये लगता है कि हम मतलब इतने गए गुजरे हैं कि हमें होटल में रुकवाया गया है, हमें घर में नहीं रहने दिया गया है। यहीं से जो पारिवारिक माहौल था वो थोड़ा सा बिगड़ता है। अब जो निकिता की माँ होती है, मतलब अतुल सुभाष की जो सास होती है, वो और निकिता इन दोनों के बीच में बातचीत कुछ ज़्यादा होने लग जाती है किसी भी चीज़ों को लेकर के। मतलब अगर फ़ोन चालू हो गया तो 1-1 2-2 घंटे इधर की बात उधर, ये सब सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अब जो निकिता थी वो अपने पति अतुल सुभाष से थोड़ा सा कटी दूर दूर रहने लगती है। फिर भी अतुल इन सब चीज़ों को मैनेज करके चलते रहता है और इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। इसी बीच निकिता जो थी वो अपने ससुराल मतलब अतुल सुभाष के घर चली आती है। घर आती है तो वहाँ निकिता की जो सास होती है उससे वेज नॉन वेज को लेकर के छोटा मोटा मनमुटाव होता है, तू मैं होती है, क्योंकि जो अतुल की जो माँ थी वो वेजिटेरियन थी और जो निकिता थी वो नॉन वेजिटेरियन थी, तो खाने को लेकर के होता है। लेकिन निकिता जो थी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा तूल दे करके वो घर छोड़ करके अपने घर जो थी जौनपुर की रहने वाली है, रोहटा जौनपुर की रहने वाली निकिता ये अपने मायके चली आती है और सीधे जौनपुर के सदर कोतवाली में जाकर के मुकदमा दर्ज करवाती है। तारीख थी 24 अप्रैल 2022। अब यहाँ पर अतुल सुभाष के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें अगर अपराध संख्या की बात करेंगे तो 115/2022 आईपीसी की धारा 498A, 323, 504 और 506 इन धाराओं में अतुल सुभाष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। मुकदमा में बताया जाता है कि जो अतुल है वो अतुल दहेज का लगाया जाता है कि दहेज के लिए, उसके बाद हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। और ये हत्या का मुकदमा निकिता अपने पिताजी की जो उनकी मृत्यु हुई थी उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवा देती है कि अतुल मेरे परिवार से 10 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था, जिस सदमे से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है। अब ये बात निकिता इस एफआईआर में भी दर्ज करवा देती है। उसके साथ साथ वो अप्राकृतिक यौन शोषण का भी मुकदमा अतुल के खिलाफ दर्ज करवा देती है। अब जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो अब अतुल के लिए सबसे बड़ा मुश्किल का समय शुरू हो जाता है। अब एक बंदा जो बेंगलोर में जॉब कर रहा है वो जौनपुर आना है, कोर्ट में जा कर के उसे पेश होना है और 1827 किलोमीटर की दूरी उसे पूरी करनी पड़ती थी। बेंगलोर से जौनपुर आना, फिर जौनपुर से बेंगलोर जाना। और आपको पता है कि प्राइवेट कंपनियों में इतनी छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उन छुट्टियों को वो मैनेज करके आता था जौनपुर। कभी पता लगता है कि हड़ताल है, कभी जज छुट्टी पर है, तो कभी निकिता ही आई नहीं है। इन सब चीज़ों से वो इतना परेशान हो चुका था कि मतलब उसके सामने कोई चारा ही नहीं समझ में आ रहा था। इसी बीच फैमिली कोर्ट में उसका जो केस होता है वो चल रहा होता है, तो उसकी पत्नी पहुंचती है, पत्नी मौजूद रहती है, अतुल मौजूद रहता है। तो अतुल पहुंचता है और कहता है, मैडम आपको पता है एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि आज इस दौर में दहेज उत्पीड़न में कितने ऐसे पुरुष हैं जो परेशान हो करके आत्महत्या कर ले रहे हैं। जैसे ही ये बात अतुल अपने मुंह से कहता है, उसकी पत्नी जो थी वो तपाक से बोलती है कि तुम जिंदा क्यों हो, तुम भी जा कर के आत्महत्या कर लो ना।
अब ये बात जो थी, ये बात जैसे ही उन दोनों के बीच में होती है, जज बैठे रहते हैं, जज हंस देती हैं। हंसती हैं तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा, अतुल को भी बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जो मन स्थिति थी, मन की जो बेचैनियाँ थी, उनको दबा करके वो चुप रहता है, और चुप रह करके वहाँ से वो मतलब कुछ कहता नहीं है, वहाँ से हटता है। अब ये सब सारी चीज़ों को सुन करके अतुल जो था वो काफ़ी परेशान रहने लगा। इसी बीच अतुल अपने केस को लेकर के एक पेशकार के पास बातचीत होती है मामले को सेटल करवाने की, कि जितना जल्दी हो सके मामला सेटल्ड हो जाए, जो भी पेनल्टी वगैरह या जो भी है हर्जाना वो दिया जाए और मामले को ख़त्म किया जाए। इसलिए कि जौनपुर से लखनऊ बेंगलोर जाना, फिर बेंगलोर से लखनऊ जौनपुर आना, ये सब सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी। तो पेशकार जो होता है वो 3 लाख रुपए डिमांड करता है कि मामला सेटल करवा देंगे, लेकिन फिर तभी इसी बीच जो जज होती हैं वो जज से अतुल की बातचीत हो जाती है मामले को सेटल करने के लिए। जो जज होती हैं, ऐसा अतुल ने आरोप लगाया है अपने नोट में कि जज 5 लाख रुपए का डिमांड करती हैं और कहते हैं कि 5 लाख रुपए दो, तुम्हारा मामला जो है मैं यहीं पर सेटल कर दूंगी, तुम्हें आगे कोई चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, और अगर तुम बचना चाहते हो इस भागदौड़ से तो तुम इस पैसे को दे दो, तुम कमाते भी बहुत अच्छा खासा हो, तुम्हारे लिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो अतुल कहता है कि मतलब हम इतने रुपए बर्बाद कर चुके अपने ससुराल वालों के पीछे। जो निकिता थी, निकिता अपनी माँ को मतलब अतुल की सास को 20 लाख रुपए कर्ज भी दिलवा चुकी थी। कर्ज क्या, मतलब पैसे दिलवा चुकी थी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं था, और उसके जो परिवार वाले थे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे ऐंठ चुके थे अतुल से, इन सब चीज़ों को लेकर के डराने धमकाने और पालन पोषण, बच्चे का पालन पोषण के लिए निकिता उससे काफ़ी पैसे ऐंठ चुकी थी। तो इन सब चीज़ों से वो फ्रस्ट्रेट था, और पैसे उसके पास ऑलरेडी नहीं था उतना, वो बहुत परेशान चल रहा था इन सब चीज़ों से लेकर के। इसी बीच ये सब सारी चीज़ें होती हैं तो कोर्ट की तरफ से मामले को सेटल करने की कोशिश की जाती है। तो कोर्ट की तरफ से आदेश आता है बच्चे की परवरिश को लेकर के, और जो बच्चा होता है वो निकिता को दिया जाता है। निकिता उस बच्चे की परवरिश करती है। परवरिश के लिए जो कोर्ट होता है वो सेटलमेंट पे कहता है कि 40,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सेटलमेंट मतलब आपको बच्चे के पालन पोषण के लिए देना होगा। तो अतुल इन सब चीज़ों से इन चीज़ों के लिए राज़ी हो जाता है, और वो अब तैयार रहता है, वो हर महीने पैसा भेजते रहता है। अब निकिता जो थी उसका लालच बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो 2 से 3 लाख रुपए प्रति महीना चाहती थी कि अतुल बच्चे की परवरिश के लिए दे। तो अतुल को ऐसा लगता है कि मतलब मेरे पैसे से लेकर के ये मतलब अपना खर्च चलाना चाहती है, अपने पूरे परिवार का खर्च चलाना चाहती है, जबकि निकिता खुद 78,000 रुपये महीना कमाती है। इन सब चीज़ों को लेकर के अतुल काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इसी बीच उसकी जो सास होती है, मतलब निकिता सिंघानिया की जो सास थी, वो सास जिसका नाम है निशा सिंघानिया, ये सास अतुल को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं तो पूरे न्यूज़ चैनल अखबार वगैरह में हमेशा रोज़ पढ़ती हूँ, कहीं तुम्हारी आत्महत्या की खबर नहीं आती है, तुम अभी तक जिंदा ही हो। और ये बात जैसे अतुल सुनता है वो कहता है कि अगर मैं मर जाऊँगा तो तुम लोगों का खर्चा कैसे चलेगा, ये बात वो कहता है। तो उसकी जो सास होती है वो कहती है तुम मर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जो भी पैसा है या तुम्हारा जो भी घर मकान है, तुम्हारे मरने के कुछ दिनों बाद तुम्हारे माँ पिताजी भी मर जाएंगे, तो वो सारा पैसा और घर मकान वो निकिता के लड़के का ही हो जाएगा, और उन पैसों से हम ऐश करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सारी चीज़ें जब अतुल सुनता है तो काफ़ी कष्ट होता है, उसे समझ में नहीं आता कि इस सिस्टम से लड़ना कैसे है, कैसे इससे न्याय मिलेगा और कैसे इससे बाहर निकला जाएगा। और इन सब चीज़ों के बीच अतुल काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और 8 दिसंबर 2024 की वो शाम थी जिस शाम वो बैठ करके ये वीडियो बनाता है और अपनी जो भी आप बीती होती है वो आप बीती 24 पन्नों के उस पेज में दर्ज करता है, जिसके हर पेज पर उसने अपना सिग्नेचर भी किया हुआ है। और आप उस वीडियो को बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। तो जब अतुल आत्महत्या करता है तो उस आत्महत्या की वीडियो में उसने कुछ ऐसी चीज़ें भी मांग की हैं जो उसकी अंतिम इच्छा थी। कहते हैं कि अंतिम इच्छा मरने से पहले होती है, वही अंतिम इच्छा उसकी भी थी कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा इन
कोर्ट से या जो भी है, जो भी न्याय प्रणाली है, तो मेरी जो अस्थियां हैं, मेरी अस्थियां उस न्यायालय के सामने जो गटर होगा या नाली होगी उसमें प्रवाहित कर देना, बहा देना, तो मुझे समझ में आ जाएगा, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी कि इस देश में न्याय नहीं मिल सकता है। ये उसकी पहली मांग थी। दूसरी मांग थी कि जो भी मेरे केस की सुनवाई हो उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, मतलब लोग देखें कि क्या क्या इस केस में चल रहा है, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद मेरी जो लाश होगी, मेरी लाश मेरी पत्नी न छूने पाए, मतलब मेरे ससुराल वाले मेरी लाश को न छूने पाए, और जो मेरे बेटा है, मेरा बेटा का कस्टडी मेरे भाई को या मेरे माता पिता को दी जाए, क्योंकि मेरी पत्नी उस लायक नहीं है जो मेरे बच्चे का पालन पोषण कर सके। और उसके साथ ही अतुल ने अपने लड़के के लिए एक और पत्र छोड़ करके गया हुआ है। उस पत्र में कहा है कि बेटा 2038 में इस पत्र को खोलना और ये पत्र तुम्हारा भविष्य बना देगा। अब पता नहीं उस पत्र में क्या होगा, लेकिन ये जब कहानी थी, ये पूरी कहानी जब लोगों के सामने निकल कर के आती है, ये दास्तान निकल कर के आती है, तो लोग अतुल सुभाष मोदी के लिए न्याय की मांग करते हैं। और न्याय के मांग के बीच जो अतुल का भाई होता है, अतुल का भाई विकास, जो कि बेंगलोर में मराठा हल्ली थाने में जा कर के शिकायत दर्ज करवाता है इन सब चीज़ों के बीच में। और जो शिकायत दर्ज होती है उसमें 4 लोगों का नाम दिया जाता है, जिसमें निकिता सिंघानिया जो कि अतुल की पत्नी है, रोहटा जौनपुर की रहने वाली है, उसकी सास निशा सिंघानिया, उसका जो साला है अतुल का अनुराग सिंघानिया, और उसका एक चाचा ससुर है अतुल का जो जिसका नाम है सुशील सिंघानिया। इन चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर में जो धारा लगती है वो भारतीय न्याय संहिता मतलब बीएनएस की धारा 108 लगाई जाती है, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया जाता है। इसके साथ 3-5 की धारा एक लगाई जाती है, जिसमें 2 या 2 से अधिक या काफ़ी लोगों का जो होता है जमावड़ा, उसमें ये धारा लागू की जाती है। तो इन धाराओं के खिलाफ, इन चारों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो अब खैर ये तो सिस्टम की बात है, न्याय प्रणाली की बात है कि कौन किस जगह पे कितना सही है। लेकिन इन चीज़ों से एक चीज़ ये निकल कर के ज़रूर समझ में आई है कि क्या आदमी जो है वाकई इस न्याय प्रणाली में एक एटीएम मशीन बन करके रह गया है, जिसका आए दिन हमेशा उत्पीड़न हो रहा है। क्या कोई ऐसी न्याय प्रणाली नहीं है, या क्या सिस्टम में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बैठा है जो ऐसे केसों का निपटारा कर सके, ऐसे केसों में उचित न्याय दे सके। क्या अतुल सुभाष मोदी सिस्टम से हार चुका है, इस पूरे भ्रष्ट सिस्टम से? क्या वो अपने पारिवारिक कलह को नहीं झेल पाया? और आए दिन कई ऐसे मौतें होती हैं जो अपने पारिवारिक कलह को नहीं झेल पाती हैं, कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाती हैं, लोग थक जाते हैं इन कानूनी लड़ाई से। और एक नकारा सिस्टम बना हुआ है जो आपको मजबूर कर देगा कि आप इस दुनिया को छोड़ करके दूसरी दुनिया में चला जाए। खैर, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। और एक चीज़ और बताना है कि किसी भी समस्या का हल आत्महत्या नहीं होता है। जब तक लड़ेंगे लड़ेंगे और लड़ के तोड़ेंगे, इस सिस्टम को तोड़ेंगे, इस भ्रष्ट प्रणाली को तोड़ेंगे। खैर, बहुत सारे ऐसे कैंपेन चल रहे हैं और मेरा भी एक पर्सनली सपोर्ट रहेगा, अतुल सुभाष को उचित न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, क्योंकि एक इतना अच्छे पद पर रहने वाला व्यक्ति और एक अच्छा खासा कमाने वाला व्यक्ति जब इस सिस्टम से हार जाता तो आम आदमी की तो औकात ही क्या है। खैर, आप क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर।